पेज नंबर 290 जरा निकाल लीजिएगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? पेज नंबर 290, ऑक्टागन पाकिस्तान रजिस्टर। अपनी बेटा वर्किंग जरा सामने रख लें। एक ऑक्टागन पाकिस्तान होमवर्क दिया था आपको। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने किया? जी सर, ये अपनी जरा बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड वाली वर्किंग सामने रखा जरा। स्पेसिफिक बोरिंग चंद बातें जरा करनी मुझे बता दें, फिर उसके बाद अगर आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा। स्पेसिफिक बोरिंग में वर्किंग आपने की होगी, बड़ा बस करें करनी प्लीज। लोन की अमाउंट है 350 मिलियन। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16%। लोन लिया है 1 फरवरी। ड्यूरिंग द ईयर रीपे नहीं हुआ है। 11 मंथ्स का इंटरेस्ट बनता है फरवरी से लेके ईयर एंड तक। एसेट कब कंप्लीट हुआ है वो एक अलग इशू है, फिर बीच में सस्पेंशन रही है। 11 मंथ्स का बनता है, कहां से कहां तक? 1 फरवरी से 31 दिसंबर तक। लोन की जो रीपेमेंट है वो नेक्स्ट ईयर फरवरी से स्टार्ट होनी है। आई थिंक नेक्स्ट ईयर 1 फरवरी से। जरा ढूंढिएगा सवाल में, प्लीज सही रिवाइज कीजिएगा। यकीनन आपने किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चंद फिगर जरा बता दें कैसे सॉल्व की हैं। 350 लोन है, 16% रेट है, 11 मंथ्स बड़ा बनता है, लेकिन एसेट कंप्लीट हो गया 31 दिसंबर पे, 31 अक्टूबर में सॉरी। आखिरी 2 महीनों का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, ठहर जाएं। लेकिन जो रिमेनिंग 9 मंथ्स बनेंगे आखिरी 2 के छोड़ के, उसमें भी बीच में सस्पेंशन ढूंढे। एक नेसेसरी सस्पेंशन थी, उसकी तो बहस नहीं है। सितंबर में मेरे ख्याल है जो 15 दिन सस्पेंशन रही है उसको कंसिडर नहीं होना चाहिए। तो 11 टोटल है, 2 महीने आखिरी छोड़ के 9 रह गए, और हाफ मंथ ऑफ सितंबर छोड़ के 8.5 मंथ्स की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो गई। कितने महीनों की कैपिटलाइज नहीं हुई? 2 महीने सॉरी, और 15 दिन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट्स भी आपने बनाने थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में 2.5 मंथ्स की जो इनकम एक्सपेंस बनता है वो फिर 11.67, दोनों फिगर से इकट्ठी कैलकुलेट कर देंगे के बाद दोबारा। ये सही तरह कैलकुलेट कर लीजिएगा मेरे साथ। 8.5 मंथ्स का बोरिंग कॉस्ट का जो एक्सपेंस है ये कैपिटलाइज हो जाएगा, और रिमेनिंग जो 2.5 मंथ्स हैं वो फिर एक्सपेंस आउट हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में फाइनेंशियल चार्जेस में फिगर आएगी।
ठीक हो गया यहाँ तक? डिटेल ऑफ पेमेंट सामने रखें, इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग भी देख लें। इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग करने का तरीका ये होता है, सब कुछ फाइनल कर लें। अब मेरी इस बात का मकसद यही है कि सब कुछ अब जहन में फाइनल हो जाए। स्पेसिफिक फंड्स वाला कॉलम जहन में लाएं, सामने रख लें टेबल में। लोन लिया है 1 फरवरी, ऐसे ही है सर? पहली दफा इस्तेमाल हो गया है 1 फरवरी ही। कितना लोन था? कैलकुलेटर उठा लें, प्लीज उठा लें, जीरो ढूंढ लें, 350 में से 160 माइनस कर दें, 190 कब इस्तेमाल हुआ? 1 मई। रिमेनिंग कब रह गया था? 1 फरवरी रिमेनिंग रह गया था, 1 फरवरी रह गया था और 1 मई को जाके इस्तेमाल हुआ। ये मैंने कहाँ से डेट्स देख के आपको बताइए? डिटेल ऑफ पेमेंट्स में किस कॉलम में से देखी है? डेट और स्पेसिफिक को लिंक किया मैंने, तो 190 जो है वो फरवरी का पूरा महीना, मार्च, अप्रैल, मई के स्टार्ट में तो यूज हो गया, तो 3 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट इनकम 160 मिलियन पे कैलकुलेट होगी और 190 मिलियन जो रिमेनिंग रह गया था उस पे 3 मंथ्स ऑफ फरवरी, मार्च एंड अप्रैल इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। और जब 1 मई की डेट आई है तो सारे के सारे पैसे इस्तेमाल हो जाने के बाद सरप्लस फंड्स की डिस्कशन खत्म हो गई। सरप्लस फंड्स के पैसे खत्म हो गए और उसी की जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वही आपकी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड में से स्पेसिफिक बोरिंग के केस में माइनस होनी थी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इनकम का एक दफा दोबारा कैलकुलेट करने, 190 इंटू रेट था 10% इंटू 3/12, तो 4.751 की फिगर। नेट बोरिंग कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग्स 34.92 बन गई। ठीक हो गया? जनरल बोरिंग्स पे आ जाए, साथ साथ रहेगा करनी, कोई कंफ्यूजन? जनरल बोरिंग्स पे आ जाए। जनरल बोरिंग्स 2 थी, देयरफॉर पहले तो आपको कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ा 11.25% में। आई होप कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कैसे फिगर्स उठाई, जरा फिगर्स बोल दें जरा, कौन कौन सी? फाइनेंस कॉस्ट ने डिवाइड बाय होना होता है एवरेज बैलेंस से। कैपिटलाइजेशन के फॉर्मूले में, कैपिटलाइजेशन रेट के फॉर्मूले में वेटेड एवरेज बैलेंस आना होता है, तो वहां से 11.25% रेट आया। डिटेल ऑफ पेमेंट्स अपने सामने दोबारा रखें, डिटेल ऑफ पेमेंट्स में जनरल बोरिंग्स का कॉलम सामने रखें। 2 फिगर्स नजर आ रही हैं, 170 और 160। एक 10 भी है लेकिन उससे रिलेटेड बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होनी थी। मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट तो हो जाएगा। असल इशू ये है कि जरा टाइम पीरियड गिन दिया जाए। तो 1 मई डेट है फर्स्ट एक्सपेंडिचर की, जरूर दोबारा रिवाइज करें मेरे साथ। मई से ऑनवर्ड्स अक्टूबर तक आए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बनते 6 मंथ्स हैं। 5.5 क्यों लिए गए हैं? सस्पेंशन रही है, कैपिटलाइजेशन रुक गई सीज डेट पे 31 अक्टूबर पे, लेकिन सितंबर के 15 डेज में सस्पेंशन रहने की वजह से हाफ मंथ कंसिडर नहीं हुआ, तो 5.5 मंथ्स की बोरिंग कॉस्ट फर्स्ट एक्सपेंडिचर ऑफ 770 मिलियन पे कैपिटलाइज हो गई। सितंबर में एक ही महीना है, सॉरी सितंबर अक्टूबर 2 महीने, फर्स्ट सितंबर अक्टूबर 2 महीने हैं, ये भी 1.5 क्यों रह गए? तो असल में तरीका क्या है, एक्सपेंडिचर की डेट से लेके अपने सीज डेट तक आना, बीच में अनलेस कंप्लीशन ही ना हुई हो और बीच में अगर कोई सस्पेंशन पीरियड आ रहा है उसको अपने इग्नोर करना। तो बोरिंग कॉस्ट की फाइनल अब फिगर्स तक आ जाए, कोई कंफ्यूजन प्लीज? 45.93 हो जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 1 मिनट आ जाए। जनरल बोरिंग्स की जो रिमेनिंग अमाउंट होगी जो कैपिटलाइज नहीं हुई है वो फिर एक्सपेंस आउट हो रही है। अब आई होप कि ये फिगर्स रिपीट हुई हैं सारी। जनरल बोरिंग्स कैलकुलेटर उठाया, 15.4 मिलियन बोरिंग कॉस्ट थी बैंक एक्स वाली, 15.4, बैंक वाई 44.2, दोनों को सम करें, याद आ जाता है अब इसका? तो टोटल बोरिंग कॉस्ट आ गई, इसमें से कैपिटलाइज कितनी हुई है? 11.01, तो 48.58 या 59, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस चला जाएगा। तो स्पेसिफिक बोरिंग्स में सारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है सवाई उन महीनों के जिन महीनों में या तो कमेंसमेंट स्टार्ट नहीं हुई या सीज डेट आ गई या सस्पेंशन रहा। लेकिन जनरल बोरिंग में सारी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होनी, जो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है वो कैपिटलाइज हो जाएगी
तो जो डिफरेंस आ जाएगा वो फिर एक्सपेंस आउट हो जाएगा। तो यहाँ तक जो मैंने वर्किंग्स बताई हैं आपको, जर्नल स्पेसिफिक, कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिट लॉस वाली, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी? जी आगे जरा बढ़ जाए फिर। देन जरा वर्किंग वन जरा देख लें, आपने बिल्डिंग की कॉस्ट फिर निकाली होगी है। बिल्डिंग की कॉस्ट में एक फिगर में से जरूर सुनिएगा ध्यान से। असल में बिल्डिंग की अब जो कॉस्ट है कंप्लीट होगी वैसे बिल्डिंग कंप्लीट होगी थी सर। 2 मंथ्स की डेप्रिसिएशन भी आएगी, जरा कैलकुलेट रखें आपने। एक्सपेंडिचर्स लेने होते हैं सर, एक्सपेंडिचर्स प्लस बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट तो 45.93 या 4 जो भी बनी है ये बन गई है। अब इसमें एक्सपेंडिचर्स की तरफ आए, जरा टेबल देखें जो एक्सपेंडिचर्स के एंगल से बना हुआ है। इसमें कंस्ट्रक्शन परमिट फीस लेंगे? ये तो शायद बात हो गई थी, लेंगे सर 30। उसके बाद जो अगला 80 है ना, ये थोड़ा सा जरा रिवाइज करने जरा, ये वैसे लेंगे? ये 30 पड़े है क्या? असल में 1 जनवरी पे जब ये एडवांस दिया तो एंट्री बोलना जरा, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, उस वक्त तो ये एडवांस है, लेकिन इसी साल में क्योंकि बिल्डिंग कंप्लीट भी एंड में हो गई है, तो क्या ये फिर सारा एडवांस खत्म हो गया होगा? ये जरा दोबारा कुरैशी स्टील निकालिए जरा, कुरैशी स्टील। उसका क्वेश्चन भी निकालें, उसका आंसर भी जरा सामने रखना। इसकी जरा एंट्रीज मैंने आपको खासतौर पर इसलिए लिखवाई थी कि जरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जरा वर्किंग्स में इसकी एंट्री भी ढूंढे, वर्किंग्स में एंट्रीज में आता है, वर्किंग्स में जहाँ एंट्रीज लिखी हुई आपने। जरा एक मिनट जरा, जी जिस दिन आपने एडवांस दिया उस दिन एंट्री बोले जरा। नहीं बेटा, हो ये रहा था कि जैसे जैसे बिल आ रहे थे, अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन, किसी नेक्स्ट बिल की एक एंट्री, नहीं प्रोग्रेस बिल नहीं, एसेट डेबिट, एसेट डेबिट फिर एडवांस क्रेडिट। वो जो एडवांस का इफेक्ट था कि एसेट में जा रहा था, एसेट डेबिट खर्चा जो हुआ वो एसेट में आ गया, और उसमें से 10% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें वो 10% करके एडवांस खत्म होना था। वो 10% करके कब जाके फाइनली एडवांस खत्म होना था? 4 दफा खत्म हो गया था, लेकिन क्वेश्चन अगर एक नजर देखने शायद ज्यादा जाए तो अभी एसेट कंप्लीट नहीं हुआ था, रिमेनिंग एसेट एडवांस ने जब एसेट कंप्लीट होना था अगले 2 बिलों के बाद, तो उस वक्त खत्म हो जाना था। तो फाइनली जब एसेट कंप्लीट हो जाएगा तो क्या सारा एडवांस भी फाइनली खत्म होके एसेट की कॉस्ट में आ जाएगा? ये असल में इस वक्त दिखा रहा हूँ। अब यहाँ उसने ये तो नहीं हमें बताया कि बिलों में से एडजस्ट होना है, लेकिन जब एसेट कंप्लीट हो जाएगा तो क्या सारा एडवांस भी एसेट की कॉस्ट में चला जाएगा? क्या एसेट के लिए एडवांस में पैसे दिए थे तो एंट्री बनी एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन जब एसेट कंप्लीट हो गया तो फिर एसेट डेबिट होके एडवांस क्रेडिट हो जाएगा, इन अदरवाइज एसेट की कॉस्ट में फिगर आ जाएगी। तो क्योंकि ये एसेट इसी पीरियड में स्टार्ट हुआ, दोबारा डेट्स देख लें, इसी पीरियड में मेरा ख्याल 1 जनवरी पे स्टार्ट हुआ
ऐसे ही है। और इसी पीरियड में 31 अक्टूबर को जाके खत्म हो गया, तो जितना एडवांस है वो भी फिर एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, शुरू में जाके ये एंड में आके, मेरा ख्याल है कि एंड में आके, लेकिन क्योंकि हमने पूरी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो फाइनली उस कॉस्ट का हिस्सा भी ये एडवांस अल्टीमेटली बन जाएगा। तो फाइनली कैलकुलेटर उठाए, शायद ये सारी फिगर्स एज इट इज आ जाएंगे, आ जाएंगे सर, सवाए शायद थर्ड बिल में, नहीं एक मिनट, थर्ड बिल में 170 में एक 160 आना था, जिसकी वजह से 1040 टेबल में टोटल हुआ हुआ, वो 1030 यहाँ तक बन जाएगा। कैलकुलेटर उठाए, प्लस बोरिंग कॉस्ट कर दें, कर दें सर। बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी हो रही है? अच्छा, ये जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है ये एसेट की कॉस्ट में चली जाती है या प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाती है? एसेट की कॉस्ट में भी चली जाती है और प्रॉफिट एंड लॉस में भी आ जाती है। एक्सपेंस डेबिट नहीं होता, एसेट डेबिट होता है। तो फाइनली टोटल हो गया आपका 1075.93 समथिंग। अब इसकी लाइफ ढूंढे जरा एंड में कहीं, 30 इयर्स लाइफ है, डिवाइड बाय 30, लेकिन 2 मंथ्स की डेप्रिसिएशन टाइम बेसिस पे, तो फाइनली फिर कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। ठीक है, अब तो नहीं कोई इशू। देन मेरा ख्याल है कि फिर जरा स्पेसिफिकली आंसर अपना सामने रख लें, एक दो बातें और सुन लें मेरे से, फिर उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो वो डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बिल्डिंग की कॉस्ट आ गई। अच्छा, अब नॉन करंट एसेट्स में ये बिल्डिंग लिखा हुआ, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्यों नहीं लिखा हुआ? बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है। अब वंस अगेन उसमें डिफरेंस और इसमें ये है कि वहां एसेट अभी बन रहा था। टर्म लोन फाइनल हो गया, करंट नॉन करंट पोर्शन, करंट पोर्शन नॉन करंट पोर्शन, इलेवन मंथ्स का पेएबल है, उसमें से 8.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैपिटलाइज हुआ है, एसेट डेबिट हुआ 2.5 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्सपेंस आउट हुआ। तो पूरी एक डबल एंट्री सोची जाए तो 8.5 मंथ्स का जो एक्सपेंस है उसके अगेंस्ट एसेट डेबिट हुआ है, 2.5 मंथ्स के एंगल से एक्सपेंस डेबिट हुआ है, और टोटल इंटरेस्ट पेएबल लायबिलिटीज में आ गए। क्या ये पैसे भी देने? कब देने? कब देने? कब देने? कब देने? बेटा एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देने हैं, 350 मिलियन का लोन है, पहली इंस्टॉलमेंट जाके 1 फरवरी पे है, 5 इंस्टॉलमेंट्स में ये पे होना है, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट है। पहली इंस्टॉलमेंट अगले साल होगी या इस साल होगी? व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन? व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन? 350 एज इट इज ही क्यों होगा? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कोई इंस्टॉलमेंट वापस नहीं हुई है, तो नेक्स्ट ईयर 70 मिलियन पे होगा, और बाकी जो 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं अभी, तो वो फिर नेक्स्ट ईयर के बाद पे हो जाएंगी। देयरफॉर 70 मिलियन करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा और 280 मिलियन नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। आखिरी बिल ढूंढे जरा टेबल में, आखिरी बिल एज इट इज लायबिलिटीज में क्यों आ जाएगा? सिर्फ वो पेबल है। एक वर्किंग में साथ और कर लें, उसके बाद फिर आप फाइनल बताइएगा। एक कैश भी था यार, कैश वाली लाइन ढूंढे, एक्सेस कैश पेज नंबर 290 के दरमियान में तकरीबन, ये भी एक सेविंग अकाउंट में पड़ा था। दोबारा डिटेल ऑफ पेमेंट्स देखा था, 1 जनवरी पे अवेलेबल कैश था 200 मिलियन, पहली फरवरी को सिर्फ इस्तेमाल हुआ था, कितना हुआ था? कितना हुआ था? 30, ऐसे ही है, बल्कि 2 दफा हुआ है। हाँ जी, 1 जनवरी पे 30 भी हुआ, 80 भी हुआ, कैलकुलेट करने का 90 रिमेनिंग बचा। अब ये जो 90 रिमेनिंग बचा ये कब यूज हुआ? तो ये एक महीने ना, एक महीने गौर से मेरे वर्ड सुनने, ऐसे गलत तरफ ना चले जाइएगा, एक महीने ये हमारे ओन्ड फंड्स भी सरप्लस रहे हैं, लेकिन ओन्ड फंड्स अगर सरप्लस रहे तो इसकी बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन से कोई माइनस करने वाली सेंस नहीं है। बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन में से माइनस किसने होना है? अगर स्पेसिफिक फंड्स के पैसे सरप्लस बचेंगे तो उन्होंने बोरिंग कॉस्ट के इंटरेस्ट से माइनस होना है। ये जो ओन्ड फंड्स थे 200 मिलियन के, इनमें से 110 मिलियन यूज हुए और जो 90 मिलियन बचे थे
इस पे 1 महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में ही आनी है। ये ओन फंड्स लोन है, स्पेसिफिक है, जर्नल है? ओन फंड कोई लोन नहीं है, ना कोई स्पेसिफिक है ना जर्नल है। ओन फंड अपने हैं, जितने मंथ्स की इनकम बनेगी उतने मंथ्स की इनकम आपकी अदर इनकम में आएगी। तो आपने एक और फिगर देखी होगी प्रॉफिट लॉस में, लिखे जरा कैलकुलेटर पे। 90 समझ आ गया कैसे बना? इनटू 10% और मल्टीप्लाइड बाय 1 कौन सा महीना है? जनवरी के महीने में 90 मिलियन एक्स्ट्रा रहे, वो फिर अदर इनकम के तौर पे आ रहे हैं 0.75। ठीक है, सिर्फ स्पेसिफिक फंड में से अगर सरप्लस फंड्स बचेंगे तो वो बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज में से स्पेसिफिक लोन की वर्किंग में माइनस होंगे। अब आप काइंडली बता दें कोई और अगर फिगर ऐसी है। बाकी एक फाइनल मेरे ख्याल रेंज की फिगर है कि वो जो 10 मिलियन की अमाउंट कैपिटलाइज नहीं होनी थी वो फिर प्रॉफिट लॉस में आ गई, डेप्रिसिएशन अदरवाइज। बाकी तो सारी बातें होगी मेरे ख्याल में। यानी इधर कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आई होप कि आपने कोशिश की होगी है, आई होप कि नाकामी नहीं हुई। चलो मेरे ख्याल नमाज की एक दफा ब्रेक करना, फिर एक दफा दोबारा आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। 4 बजे वापस आते हैं। आ जाइए जरा, बात सही तरह जाके वाइंड अप कर लें, एक और क्वेश्चन मेरे साथ कर लें। जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स, आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन है क्या? आप लोग चले वजू के लिए, वजू करके तैयार हो। सेल्स का दोबारा बताइएगा। सेल्स इनकम जो हुई है सर हमारी, और जो 200 में से 30 और 80 निकाल दिया, जो रिमेनिंग 90 बचा, एडवांस हमने ऑन नहीं किया। एडवांस वाली बात नहीं, एडवांस और चीज है। एडवांस ये है कि आपने पैसे एडवांस में दिए थे, लेकिन जब एसेट कंप्लीट हो गया फिर वो अब एडवांस नहीं रहा। एसेट अगर कंप्लीट हो गया तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन गया। एडवांस दिया, एडवांस डेबिट, कैश क्रेडिट। जब बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग डेबिट, एडवांस क्रेडिट। सर मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ जो इनकम में हमने 90 तो रिमेनिंग 90 जो अपने पैसे बचे वो फिर 1 महीने इन्वेस्ट रहे ना सेविंग अकाउंट में, तो वो जो 1 महीने इन्वेस्ट रहे उसकी तो फिर इनकम प्रॉफिट लॉस में आएगी। जनरल बोरिंग्स की इंटरेस्ट कॉस्ट वो पेपर नहीं होगी सर? है जी? जनरल बोरिंग्स की इंटरेस्ट कॉस्ट वो हम इसी कर लेते हो, लेबर पेड नहीं है। वो आपकी मर्जी, वो तो बातें उस दिन हुई थी, अगर आप लिख लें तो ठीक है।
पेज 94 क्वेश्चन नंबर 11 वाइंड अप करें सर आज। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गए वापस। पेज 94 सर, पेज नंबर 94 क्वेश्चन नंबर 11 on 1st January 2015 इमरान लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन। चलें सर, ये क्वेश्चन और कर लें, कोशिश करते हैं इसमें सारी बातें एक दफा दोबारा रिवाइज हो जाए। आई स्टार्ट लें पेज नंबर 94 क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट टाइम on 1st January 15 on 1st January 15 Imran Limited 726 started the construction of a new factory। और बटा बच जाने तो पेज नंबर है यार, वही अज्यूम कर लें। Imran Limited started the construction of its factory building. Construction period is approximately 15 months. Qualifying asset है, कब होता है क्वालिफाइंग एसेट? सब्सटेंशियल टाइम पीरियड का कम से कम मतलब मिनिमम 5 to 6 months, तो ये तो 15 months है। And the cost is estimated at 80 million. Work has been divided into 5 phases and the payment of the contractor shall be made on the completion of each phase. 5 हिस्से। In the year the company had the following sources of finance. Number 1, right issue of shares amounting to 15 million on 1st January 15. The company usually pays dividend of 10% each year. Doesn't mean that the company has to pay dividend of the next year as well unless it is declared. ठीक है सर? Right shares बहरहाल owned funds हैं। Bank loan of 32 million carrying a markup of 13% was raised on obtained on 1st March 2015. एक सेकंड इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में देखिए। Assuming that loans were taken specifically for the product, calculate the amount of borrowing costs that should be kept in the period ending 31st December 15 in accordance with the requirements of IAS 3 borrowing cost. Requirement 1 ये है कि जो भी loans आएंगे वो assume करना है आपने specific loan है और accordingly working करनी है। B requirement, assuming that loans constituted general finance, calculate the amount of borrowing costs that should be capitalized in the period ending 31st December 2015. Second requirement में आपने assume करना है कि जो loans हैं वो general है, मतलब एक ही सवाल में A requirement क्या है, पहले लोन्स को स्पेसिफिक अज्यूम करके वर्किंग करनी है और बी पार्ट में लोन्स को जनरल अज्यूम करके। लेकिन मैंने जिस वक्त रिक्वायरमेंट आपको पढ़ाई है इसकी वजह है एक डिस्क्लोजर के ऊपर एक ब्रैकेट बनी हुई है इसी बी रिक्वायरमेंट के नीचे, बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन शुड बी बेस्ड ऑन। ये सर अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम मंथ्स गिनेंगे, 9 months 10 months 11 months जैसे हर सवाल में गिनते जा रहे हैं। एक पेज पीछे जाए, क्वेश्चन नंबर 10 के एंड पे देखें, एक रिक्वायरमेंट ए के साथ लिखा होता है बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन शुड बी ऑन बेस्ड ऑन द, अगर नंबर ऑफ मंथ्स कहा है या नहीं कहा, अगर नंबर ऑफ मंथ्स कहा है या ये लाइन ना हो, मंथ्स या डेज ना जिक्र किया हो, तो हम मंथ्स की बेस पे वर्किंग करेंगे अनलेस स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा नजर आ जाए कि आपने डेज गिनने हैं। हमेशा कैसे वर्किंग करेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ मंथ्स तब तो मंथ्स में करेंगे ही, ना भी लिखा हो तब भी मंथ्स में करेंगे। और दोबारा क्वेश्चन नंबर 11 में
यहाँ वो कहता है नंबर ऑफ डेज में वर्किंग करें। मंथ्स अगर हम काउंट करें फिर तो नंबर ऑफ मंथ साल में कितने महीने, और अगर डेज में कैलकुलेशन करनी पड़ जाए वो भी पता है हमें, वो भी पता है हमें 365 डेज पूरे साल में, लेकिन हर महीने में फिर 30 दिन नहीं है। जनवरी में 31 डेज है, फरवरी में 28 भी है, और अगर लीप ईयर आ जाए 29 भी है, फिर उसके बाद मार्च अप्रैल वगैरह वगैरह। लेकिन जो जुलाई और अगस्त है दोनों में 31 है, जून में 30, जुलाई अगस्त 31, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एज इट इज है। तो उसने आपको जो पॉइंट नंबर 2 में ऊपर है, लोन लिया 1 मार्च को, अब अगर इसके महीने गिने जाए तो 10 बनते हैं, लेकिन अगर डेज में वर्किंग करनी है तो ब्रैकेट में उसने एक आपको आंसर दिया, लेकिन आपने मेरे साथ जरा गिन लेने, इन केस अगर कभी एग्जाम में ये डेज ना काउंट करे तो आप खुद कर सकते हैं। वो कहता है दिस लोन वाज आउटस्टैंडिंग फॉर 306 डेज। कैसे कैलकुलेटर पकड़ा जरा, मार्च की 31 है, ये चले जरा दिसंबर तक जरा, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, कितने 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 पहुंचे पहुंचे दिसंबर तक, जुलाई 31, अगस्त में भी 31 दिन होते, सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में 31 डेज, नवंबर में भी 30 डेज, और अक्टूबर में भी सॉरी दिसंबर में भी 31 डेज होंगे। तो 306 अगर ना भी काउंट हुआ तो मार्च से लेकर दिसंबर तक हम खुद काउंट कर लेंगे। फिलहाल आगे 306 आगे बढ़े। एवरी अदर थिंग रिमेन्स सेम। इस क्वेश्चन को करवाने का मकसद एक तो रिवीजन है, क्वेश्चन को खास मुश्किल नहीं है, स्पेसिफिक जर्नल की एक फाइनल रिवीजन है, और एक नई चीज बस बीच में ये है कि नंबर ऑफ डेज के एंगल से वर्किंग करेंगे। इट मींस फाइनली ये तो पॉइंट नंबर 2 में लोन है, इट रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग फॉर 306 डेज ऑफ द ईयर फ्रॉम कह लें 365 दिनों के अगेंस्ट 306 दिन आउटस्टैंडिंग रहा है। चलते रहे पॉइंट नंबर 3। On 1st August 2015, the 10 million rupees 10 million was borrowed from the bank. Interest thereon is payable at the rate of 11%. डेज गिने में आप जरा गिने जरा, अगस्त में कितने, सीरियस नहीं काइंडली, हर चीज को सीरियस लिया करें। अगस्त से दिसंबर तक जाए 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31, 153 days. इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ बोरिंग्स अमाउंट रुपीज। स्पेसिफिक लोन की जब आप वर्किंग कर रहे होंगे अज्यूमिंग स्पेसिफिक लोन, तो इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस कर देंगे। डिटेल ऑफ बिल्स सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द ईयर एज फॉलोज। पर्टिकुलर्स के बाद डेट ऑफ पेमेंट्स लिखी हुई है, रुपीज आगे लिखे हुए फेज 1 फेज 2 फेज 3, डेट्स आगे आ रही 1 मार्च 1 अप्रैल 1 अक्टूबर। 4th फेज की जो कंप्लीशन की फेज है पेमेंट है वो भी नहीं हुई है। फिर ऑन 1 जून 2015, ये वाला पैराग्राफ हमने एक दफा पहले ही पढ़ा था, दोबारा पढ़ेगा। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इशूड इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टॉपेज ऑफ वर्क ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज, कमियां इन द कंप्लीशन प्लान। डिस्क्रिपेंसी मीन होती लिमिटेशन, कोई कमी खामी रह जाए, खामी शायद नहीं, कमी रह जाए, मतलब कुछ चीजें पूरी ना हो, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, डिस्क्रिपेंसी कमी रह गई, डॉक्यूमेंट शायद पूरे नहीं। द कंपनी फाइल्ड अ पिटीशन इन द कोर्ट एंड द मैटर वाज डिसाइडेड इन द कंपनीज फेवर ऑन 31 जुलाई 615। वंस अगेन क्योंकि डेज में है इसलिए जून में कितने दिन, 30, जुलाई में 31, तो अगर उसने 61 डेज काउंट किए हुए, आप 61 डेज में रख के बस ये डिसाइड कर लें 61 डेज की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे या दोबारा एक दफा रिवीजन कर लें। एक दफा मेरे सामने जरा क्वेश्चन नंबर 7 से पहले एक पैराग्राफ को पढ़ ढूंढना जरा, पेज नंबर भी बताएं बेटा, आवाजें करनी बिल्कुल खत्म रखा करें यार। पेज नंबर 90 का स्टार्ट पढ़ें, आराम से दोबारा रिवाइज करेंगे। ना करें ना करें ना करें ना करें ना करें, थोड़ा सा और रहने दें। पेज नंबर 90 के स्टार्ट में सस्पेंशन फाइनल करें। इन वर्ड्स को अपने जहन में रखना है। बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन रुक जाएगी अगर काम रुका है तो, अनलेस, पढ़ लें अनलेस डिले नेसेसरी हो एसेट को यूजेबल या सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए। डिले इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। काम रोकना इसलिए जरूरी था ताकि एसेट प्रॉपरली सेलेबल या यूजेबल कंडीशन में आ जाए। तो क्या इस डिले
बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इंस्ट्रक्शंस की वजह से जो काम रुका है, ये एसेट को बनाने के लिए नेसेसरी था। तो इन 61 डेज में आप बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे। आगे चलें, फॉलोइंग पीरियड्स में भी रेडिमेड, ये वैसे हमने गिन लिए, अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो वही शायद डेज गिने हुए हैं। शुरू करें आंसर। एसी चलाना आपने तो चला लें, लेकिन कोई एक बंदा चला ले, और अगर नहीं चल रहा कोई और चला लेते हैं। आप आंसर वाला पेज ढूंढें, मैं बंदा ढूंढता हूँ। आंसर सॉल्व करने के लिए कोई पेज ढूंढें। ये जरा नीचे को टीएस में अगर है तो काइंडली आ जाए ऊपर। ये जरा एसी चलवाना है। हेडिंग लिखें सर, रिक्वायरमेंट। ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है जी? Capitalization of borrowing cost. Capitalization of borrowing cost, assuming loans are specific. हेडिंग लिखते लिखते काइंडली एक और चीज भी सोचें, क्या आप अपनी पिछले 2 दिनों की स्टडीज की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं? नहीं, मैंने सिर्फ कहा था लिखते लिखते सोचें। Capitalization of borrowing cost assuming loans are specific. फिर इसी तरह एक बी रिक्वायरमेंट होगी, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट अज्यूमिंग लोन्स आर जनरल। एक एक बात सिर्फ इसलिए हो रही है ताकि फाइनली जो सारी बहस है वो सिमट के समराइज होकर आपके सामने आ जाए। जी सर, ये स्पेसिफिक बोरिंग है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन्स। इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन लोन्स की वर्किंग के लिए डिटेल ऑफ पेमेंट्स की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, साथ साथ रहना है, हर जगह रुक के सोचेंगे कि क्या कहाँ जाने की जरूरत है या नहीं है। इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन लोन्स, अगर इस रिक्वायरमेंट को जहन में रखा जाए तो ऊपर जरा जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस उस पे आ जाएगा, ऊपर वाले जो 3 स्टार्ट में पॉइंट्स हैं। राइट शेयर्स के पैसे हैं, वो तो ओन्ड फंड्स हैं। 2 लोन्स जो हैं वो इस वक्त क्या है? स्पेसिफिक। अगर एक से ज्यादा स्पेसिफिक लोन हो तो कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट होता है, अलग अलग वर्किंग होती है, कोई कैपिटलाइजेशन रेट नहीं। पॉइंट नंबर 2 का लोन अलग कंसिडर होगा, 3 वाला अलग होगा, और राइट शेयर्स ओन्ड फंड है, उनका यहाँ काम ही कोई नहीं। इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन स्पेसिफिक लोन। आ जाए लोन 1 पे। लोन 1 कब लिया है? पॉइंट नंबर 2 वाला लोन 1 कितना लोन लिया है? फर्स्ट लोन कह लें, लोन वाइज अलग अलग वर्किंग है। 32 मिलियन ढूंढे। ठहर जाए, इस तरह ना किया करें, एकदम देख के लिखना शुरू। वो ठीक है बेटा, अगर रिवीजन 1000 में करना आपकी मर्जी। 32 मिलियन लोन की अमाउंट है, किस दिन लोन लिया है, पूरा सवाल में ढूंढे, इसमें से कोई रीपे हुआ है? इसका मतलब 32 मिलियन रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग फ्रॉम 1 मार्च टू 31 दिसंबर। पूरे 10 महीने ये बैलेंस आउटस्टैंडिंग रहा है। लेकिन आज अगर डेज में वर्किंग करनी है तो 306 डेज आउटस्टैंडिंग रहा है। इसका रेट बताएं। फर्स्ट पैराग्राफ में जाएं। ड्यूरिंग द ईयर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट तो नहीं हुई है,
कंस्ट्रक्शन कंप्लीट तो नहीं हो गई है, तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट का इशू नहीं है। पूरे 10 मंथ्स मीन 306 डेज हैं 1 मार्च से 31 दिसंबर तक। लेकिन बीच में एक पैराग्राफ ढूंढे, जून के मंथ में, जुलाई के मंथ में सस्पेंशन रही, कितने डेज सस्पेंशन रही, क्या वो डेज 61 डेज काउंट हो रहे हैं दरमियान में? तो बोर्ड पे देखें, 306 बनते हैं, 61 माइनस हो गए हैं, डिवाइड बाय 365। ऑब्वियसली आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, मैंने जरा आपके सामने स्पेसिफाई किया है। 306 में से सस्पेंशन वाले मंथ्स को मैंने, डेज को मैंने माइनस कर दिया है। यहाँ तक नोट करें प्लीज, पहले सुने, यकीनन आपको आता है। मकसद यही है कि रिवीजन फाइनली हो जाए। हाशिम साहब जाने दे गुस्सा यार, राइट शेयर्स को भी स्पेसिफिक अज्यूम नहीं करेंगे। अगर बेटा एक लोन होगा तो वो स्पेसिफिक या जर्नल होगा। राइट शेयर्स बताएं कौन सा लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है? अगर हाशिम साहब एक चीज लोन ही नहीं है तो वो स्पेसिफिक लोन है या जर्नल लोन है? आइडियल टाइम है सर, क्रेडिट साइड वाला तो देख के मुस्कुराया है, डेबिट साइड वाले की बात रह गई है, उसको भी बीच में इन्वॉल्व करें। फिगर्स आती रहेंगी, देखी जाएगी, अमाउंट सॉल्व कर दें। 2792 329, सेकेंड लोन स्टार्ट करें। जो क्लास में क्वेश्चन हो रहा है वो मेरे साथ ही करें, ठीक है? आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं वो फिर आपको होमवर्क देता हूँ मैं जी। 10 मिलियन लोन, रेट 11%। सबसे पहला काम, लोन में कोई चेंज 1 अगस्त पे आया, कोई रीपेमेंट, कोई फर्दर लोन रीपेमेंट नहीं, क्या करें क्या करें क्या करें? 5 महीने मींस 153 डेज, क्या 153 डेज आउटस्टैंडिंग रहा है? इसमें से 61 माइनस कर दें, और यार कमाल है, अभी तो किया है यार। अगस्त से दिसंबर के दरमियान सस्पेंशन पीरियड ही नहीं आ रहा है, ठीक है सर? तो 153 डिवाइड बाय 365 इज इक्वल टू 461,096। सॉल्व हो रही हैं फिगर्स, बोर्ड से देखा 461 कॉमा ढूंढा, 096 लिखा, कैलकुलेटर कहाँ है? साथ वाले के पास भी नहीं है। माय डियर, अब गेम ऑन है, प्लीज गेम ऑन है। आप हर वक्त ऑफ रखते हैं, इसे हर वक्त ऑन रखें। सबने मोबाइल ऑन कर लिया है, पहले ही ऑन था फिर चेक किया है, मैंने गेम की बात की है। जी जी 10 मिलियन हो गया सर, ये लें सर, 3 जीरो लग गए हैं सर, दोनों का सम करें। जी रेहान साहब बिल्कुल ठीक करें आप, अगर 1000 में वर्किंग कर रहे हैं तो फंसना नहीं है। आपका आंसर 2792 होगा और नीचे 461 आपका आंसर होगा, अकॉर्डिंगली राउंड ऑफ कीजिएगा। यहाँ तक सम कीजिएगा 3 to 5 3 4 to 5 जी। लेस करें सर, इन्वेस्टमेंट इनकम, बेटा आप आवाजें खत्म करें यार, आप लोग प्लीज सीरियस नहीं हो रहे। लेस इन्वेस्टमेंट इनकम ढूंढने ऑलरेडी गिवन है। मेरी बात बहुत गौर से सुनिए, साथ साथ रहना है। 0.5 मिलियन का मतलब हम इस वक्त रुपीज में वर्किंग कर रहे हैं, 5 लाख पूरा गिवन है यार। इन्वेस्टमेंट इनकम अगर स्पेसिफिक फंड्स हैं, अगर अज्यूमिंग स्पेसिफिक लोन्स हैं, तो इन्वेस्टमेंट इनकम 5 लाख माइनस हो गई। फाइनल आंसर 2753,425। दिस इज द नेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। जी सर। नहीं बेटा, वो तो अगर इन्फॉर्मेशन हो कि इसके अंदर क्या क्या है फिर तो हम अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे। अब ये कब से कब तक की है, अगर स्पेसिफाइड नहीं है
तो एज इट इज फिगर गिवन है, अनलेस हमें पता चले इसमें कोई प्रॉब्लम है, वरना यही है, अनलेस वी हैव इन्फॉर्मेशन कि इसके अंदर वो भी है तो देयरफॉर नहीं होनी चाहिए। जिस टाइम पीरियड की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो रही उस टाइम की इन्वेस्टमेंट इनकम भी कंसिडर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा जो इन्फॉर्मेशन नहीं है देयरफॉर शायद हम इस तरह भी अज्यूम कर सकते हैं, अनलेस ऑफ कोर्स हमें क्लियरली पता चल जाए। ठीक है, चले सर, अब यहाँ तक रुके। ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम है, इन्वेस्टमेंट इनकम इस वक्त गिवन थी, लेकिन लेट्स अज्यूम ये गिवन ना होती तो क्या डिटेल ऑफ पेमेंट्स की जरूरत पड़ती? अब डेफिनेटली गिवन है, वर्किंग की जरूरत नहीं है, लेकिन जरा आए एक वर्किंग में डिटेल ऑफ पेमेंट्स बनवाएं स्टोरी में। जरा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इनकम खुद ही निकालनी पड़ती तो किन फिगर्स की बेस पे वर्किंग हो सकती थी। डेफिनेटली वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन बात सही तरह क्लियर करें। डिटेल ऑफ पेमेंट्स, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा साथ है, इसी के नीचे आ जाए, इसी के नीचे फिर वो रिक्वायरमेंट बिल अदा करते हैं। आप जरा डाटा देख के मुझे कुछ कॉलम जरा बनवा दें, जरा पहले बनवाया करें। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट के बाद नेट अमाउंट वाली बहस की जरूरत नहीं है, तो रिटेंशन वगैरह एडवांस नहीं है सर। हाँ जी, फंड्स कहाँ से हैं, ये बोर्ड पे देखिएगा जरा। अगर हम रिक्वायरमेंट कर रहे हैं 1 ए तो 2 हैं, एक ऑन फंड्स है राइट शेयर्स के नाम से, और दूसरा जो है ना स्पेसिफिक है। कंसंट्रेशन से देखें बोर्ड पे एक मिनट, ये सर कोई इस तरह नहीं करना हमने कि लोन वाइज कॉलम बनाने हैं, लोन वाइज कॉलम नहीं है, सोर्सेज वाइज कॉलम है। अगर एक से ज्यादा स्पेसिफिक लोन्स भी हैं तो उनका कॉलम यहाँ एक ही होगा। अगर एक से ज्यादा जर्नल लोन्स भी हैं तो उनका कॉलम आपने एक ही बनाया था। जरा ऑक्टागन ढूंढे, जरा ऑक्टागन का आंसर ढूंढे अपने रजिस्टर में, वो जो टेबल बनाया आपने लास्ट क्लास में, और पेज नंबर 290 जरा निकालना। जर्नल लोन्स 2 थे, एक्स वाई, लेकिन आपने लोन वाइज कोई कॉलम नहीं बनाने, आपने सोर्स वाइज कॉलम बनाने। मींस एक कॉलम होगा ओन फंड्स, एक है स्पेसिफिक, और अगर एक से ज्यादा स्पेसिफिक फंड्स हैं तो इसी कॉलम में आएंगे, और इसी तरह अगर एक से ज्यादा जनरल लोन हो तो उसका भी कॉलम एक ही रहेगा। अब इस केस में रिक्वायरमेंट ये अगर है तो लोन्स को हमने क्या कंसिडर करना, लोन्स को हमने क्या कंसिडर करना है, स्पेसिफिक, और देयरफॉर 2 ही सोर्सेज होंगे, एक ऑन फंड्स का है कॉलम और एक पे स्पेसिफिक का है। जरा काइंडली बनवा दिया करें प्लीज। मैं जर्नल क्यों नहीं बना रहा आगे, रिक्वायरमेंट ए में दोनों लोन्स स्पेसिफिक लोन है। अब जरा डेटा अरेंज करवाएं, सिंपल वर्किंग हो जाएगी, कंसंट्रेट करें। 1 मार्च 15 क्या हुआ, फर्स्ट पेमेंट, वैसे एडवांस नहीं, फर्स्ट पेमेंट ही लिखा हुआ 20 मिलियन। ऊपर वाले पॉइंट नंबर 1 to 3 पर रहिएगा जरा। क्या इस दिन राइट शेयर्स के पैसे थे, लेकिन कितने, पेमेंट कितनी हुई है, तो 20 कैसे हो गई है। क्या स्पेसिफिक भी आ गए थे, स्पेसिफिक में पहला लोन आ गया था 1 मार्च को, ढूंढने का डेट सही तरह देखे 1 मार्च को राइट शेयर्स के पैसे भी अवेलेबल हो गए हैं, फर्स्ट लोन भी अवेलेबल हो गया है। फर्स्ट लोन की टोटल अमाउंट बताएं। हिम्मत 32 मिलियन में से कितना यूज हुआ है, 5 मिलियन। अभी भी कितना होगा, 27 उसमें से होगा, और राइट शेयर्स के पैसे खत्म हो गए। सेकंड डेट 1 अप्रैल 15, सेकंड पेमेंट 18 मिलियन। सबसे पहले राइट शेयर्स यूज होंगे, हो चुके हैं, डैश हो गया, और कोई सोर्स ही नहीं है। स्पेसिफिक यूज हो भी सकते हैं, 27 थे, 18 यूज होने के बाद अभी भी कितने बचेंगे, 9। नेक्स्ट डेट 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर थर्ड पेमेंट 16 मिलियन। अब पैसे थे कितने, 9। 16 मिलियन कैसे यूज हो सकता है, ऊपर जाएं दोबारा हो जाएं भागते जाएं। पॉइंट नंबर 3, 1 अगस्त पे दूसरा लोन भी आ गया था, 9 पहले था, 10 और हो गया, 19 हो गया।
अब 1 अक्टूबर पे कितनी पेमेंट हुई है? क्या अभी भी 3 मिलियन रिमेनिंग होगा? आगे बढ़े, नेक्स्ट पेमेंट बताएं। फोर्थ पेमेंट और कोई हुई नहीं है, बस इसी तरह है, यहाँ तक इकट्ठे हो जाएं, फिर स्पेसिफिक फंड्स की इन्वेस्टमेंट इनकम की बात करते हैं। जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट साथ चल रहे हैं? आइडियल टाइम है सर, आइडियल वक्त है, ये वक्त दोबारा नहीं आना है। ना मुस्कुरा सके तो यही लम्हात हैं, यही एग्जाम में सवाल आना है कि क्लास में किस किस मिनट और कितने सेकंड पे कितनी मुस्कुराहट हुई है, ये कंपलसरी सवाल होता है। बारह, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, मेरा ध्यान फिर उधर होने लगा है, रेडी रहिएगा। जी सर, ये स्पेसिफिक फंड्स की इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग करनी होती तो तरीका उसका प्लीज क्या होता? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाना है, मैं वर्किंग लिखना नहीं चाह रहा लेकिन एक्सप्लेन सारी करना चाह रहा हूँ। प्लीज आ जाएं लोन्स की तरफ, जो पॉइंट नंबर 2 और 3 में ऊपर है, फुल कंसंट्रेशन। दोबारा, लोन कब लिया था? अमाउंट का हिसाब किताब रखना जरा अपने पास। 32 मिलियंस में चाहे लिखना, सिर्फ 32 लिखें। 32 आया था 1 मार्च। सारा फोकस सब लोन्स पे है, ओन फंड्स की बहस ही नहीं है। स्पेसिफिक लोन के जो सरप्लस फंड्स के पैसे हैं उन पे इन्वेस्टमेंट इनकम है। पहले दिन ही 5 मिलियन इस्तेमाल हो गया था। कौन से कॉलम में से देख के बताया मैंने? 27 मिलियन बचा था। कब तक बचा रहा? मार्च के बाद 1 अप्रैल की डेट आ गई, तो मार्च की इन्वेस्टमेंट इनकम 27 मिलियन पे कैलकुलेट होनी चाहिए। हमारे पास असल में रेट नहीं है, रेट नहीं है, जो भी रेट होगा 27 मिलियन इनटू रेट मल्टीप्लाइड बाय 1/12, 5 मिलियन पे, सॉरी 27 मिलियन पे इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। 1 अप्रैल पे आते हैं, हाँ जी 30 डेज, अगर 31 डेज, अगर डेज में काउंट करेंगे 31 डेज, ठीक है, डेज में बोलते हैं। देन आगे पेमेंट आपको नजर आ रही 18 मिलियन। तो 18 मिलियन पे या 18 मिलियन में से पहले माइनस करेंगे, 27 में से 18 मिलियन माइनस हुआ, 9 मिलियन बचा 1 अप्रैल पे। कब तक बचा रहा? पहले पूरा गिनेगा और आराम से मेरे साथ रहिएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई पे रुके, एक मिनट रुके। यकीनन अगला एक्सपेंडिचर आपको अक्टूबर में नजर आ रहा है, लेकिन लोन नंबर 3 पे है, पॉइंट नंबर 3। 1 अगस्त पे 10 मिलियन कैश और आ गया है, तो कैश में इजाफा हो गया है। जो 9 मिलियन बचा था वो 9 मिलियन अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक रहा है, फिर उसमें 10 ऐड होकर अगली बात होगी। तो मैं 1 अप्रैल पे क्यों रुक रहा हूँ? क्योंकि लोन लेने से कैश बढ़ गए। तो 4 मंथ्स कौन से? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट इनकम बनती है। डेफिनेटली डेज में बाद में गिन लेंगे, लेकिन इन 4 मंथ्स में प्रॉब्लम क्या आ रहा है? जून जुलाई सस्पेंशन रही है, तो बनते 4 हैं, लेकिन कौन से 2 बस काउंट करेंगे? अप्रैल, मई, अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज, तो फाइनली 61 डेज की इन्वेस्टमेंट इनकम 9 मिलियन पे कैलकुलेट होगी फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम ऑन स्पेसिफिक लोन। बाकी 2 महीनों की जो इन्वेस्टमेंट इनकम है यहाँ काउंट नहीं कर रहा, वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी 9 मिलियन। इकट्ठे हो गए हम 1 अगस्त पे, समझ आ गई? अब 1 अगस्त पे पैसे कितने हैं? 9 मिलियन, 9 मिलियन है। पॉइंट नंबर 3 देखें, और कितना कैश आ गया? 10 मिलियन। टोटल कितना हो गया? किस दिन हो गया? आगे बढ़े, अगस्त, सितंबर पे रुक जाएं। 2 महीनों की इन्वेस्टमेंट इनकम 19 मिलियन पे कैलकुलेट होगी। अगस्त में 31 डेज, सितंबर में 30 डेज, वंस अगेन 61 डेज की इन्वेस्टमेंट इनकम
19 मिलियन पे कैलकुलेट होनी चाहिए। 1 अक्टूबर पे इकट्ठे हो जाएं। 1 अक्टूबर पे कितने पैसे चले गए? 16 मिलियन चला गया। अभी भी 3 मिलियन सरप्लस है, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में भी 31 दिन। कैलकुलेटर अलाउड है यहाँ। 92 डेज की इन्वेस्टमेंट इनकम 3 मिलियन पे एट द रेट ऑफ जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम होगा वो काउंट होगी। सबको क्लियर है? कहाँ से देख के फैसला हुआ है? कैश था कहाँ? नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन भी डेफिनेटली देखना पड़ा हमें, और उसमें से कितना कब यूटिलाइज हुआ है वो हमने टेबल में देखा है। एक नया लोन भी बीच में आया है 1 अगस्त पे। क्वेश्चन देख के सरप्लस फंड्स का डिसीजन होपफुली आप ले लेंगे। डन है सर? वापस आ जाए सर। कौन सी रिक्वायरमेंट? जी सर, क्या एसेट कंप्लीट हो गया है? एसेट बेटा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी गेम ऑन है। लेकिन इस 3 महीनों की इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इनकम भी, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कंसिडर हुआ है, तो इन 3 महीनों की इन्वेस्टमेंट इनकम इसी में से माइनस होनी है। इस पूरे साल कंस्ट्रक्शन जारी रही है, अभी एसेट पूरा नहीं हुआ। 1 अक्टूबर पे रुकने का मतलब पेमेंट खत्म हो गई है, अगली पेमेंट की डेट नहीं है, वरना भी कंस्ट्रक्शन जारी है। बोरिंग कॉस्ट भी दिसंबर तक कैपिटलाइज हुई है और दिसंबर तक इन्वेस्टमेंट इनकम भी माइनस होनी है। सस्पेंशन बीच में हमारे सवाल में आ रही है 61 डेज की, जुलाई और जून और जुलाई में, तो ये लास्ट 3 मंथ्स की जो इन्वेस्टमेंट इनकम है इसी में से लेस होनी है। 5 लाख उसने बता दिया था, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन मैंने लेस कर दिया है। इन केस ये ना गिवन होता, इसकी जगह अगर रेट होता, तो फिर अकॉर्डिंगली वर्किंग कैसे होनी थी वो मैंने एक्सप्लेन की है। लास्ट 3 मंथ्स भी यहीं से लेस होने हैं, ठीक है। सिर्फ जो 2 महीने बीच में है ना, कौन से, जून जुलाई के 61 डेज, उनकी जो इन्वेस्टमेंट इनकम बनेगी वो प्रॉफिट लॉस में जाएगी, क्योंकि उस टाइम पीरियड में बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज नहीं हो रही और सस्पेंशन रहने की वजह से फिर इंटरेस्ट इनकम भी प्रॉफिट लॉस में जा रही है। ओके ओके यहाँ पर जी सर, आपकी रिक्वायरमेंट ए कंप्लीट है। रिक्वायरमेंट बी, हेडिंग बनवाएंगे। Assuming loans are बल्कि पूरी हेडिंग सॉरी बना, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, assuming loans are general purpose, जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज? जी सर, सबसे पहला क्या ज़हन में आना चाहिए काम? फार्मूला ज़हन में आना चाहिए सर। फार्मूला लिखे सर, एक्सपेंडिचर्स मल्टीप्लाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। रिक्वायरमेंट ए थी अज्यूमिंग के लोन स्पेसिफिक हैं। अब हमें जो लोन्स हैं दो, ये अज्यूम करना है कि वो जर्नल लोन्स हैं। जी सर, एक्सपेंडिचर्स कहाँ से मिलेंगे? क्वेश्चन में जो टेबल बना हुआ है वहां से बनाएंगे। क्वेश्चन में जो टेबल बना हुआ है वहां पे एक्सपेंडिचर्स मिलेंगे। एक्सपेंडिचर्स यही, अच्छा ये भी क्लियर रखें, ये एक्सपेंडिचर्स यही हैं, लेकिन जिन एक्सपेंडिचर्स पे जनरल बोरिंग का रेट मल्टीप्लाई होना है वो हमें डिटेल ऑफ पेमेंट से मिलेंगे। क्या ये सारे खर्चे जनरल बोरिंग से हुए हैं? अभी भी दो सोर्सेज होंगे, ओन्ड एंड जर्नल।
तो ये जो एक्सपेंडिचर्स है जिन पे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है, ये आपको डिटेल ऑफ पेमेंट्स में जर्नल बोरिंग के कॉलम में से मिलेंगे। हमने वो एक्सपेंडिचर्स ढूंढने हैं जो जर्नल बोरिंग में से हुए हैं। ये टेबल जो बना हुआ है क्वेश्चन में, ये कौन सा एक्सपेंडिचर्स है? ये टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। हमने देखना है कि इनमें से कौन सा खर्चा किस दिन जर्नल से हुआ। तो इसके लिए क्या डिटेल ऑफ टेबल, डिटेल ऑफ पेमेंट्स का टेबल रिक्वायर्ड होगा? आए बनवाएं। जी जी बेटा क्या ये यही यूज हो सकता है या नहीं? मेरा ख्याल ये है कि रादर देन कि हम इस पे ये बहस करें कि इसे एज इट इज देख लें, हम उतनी की देर में मेरा ख्याल कॉलम बना के नई वर्किंग कर लेते हैं, और अगर एंड में पता चला कि यूज हो सकता है तो नेक्स्ट टाइम जहन में रख लेंगे। क्या खुदा ना खास्ता हमारा पेन खत्म होने का खतरा है? तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है पेन है ही इसलिए कि उसे इस्तेमाल किया जाए। हेडिंग लिखें डिटेल ऑफ पेमेंट्स। क्या जर्नल बोरिंग्स में डिटेल ऑफ पेमेंट्स के टेबल की जरूरत पड़ती है? असल में जो चीजें फाइनल हो रही हैं वो ये हो रही हैं, जरूरत पड़ती है, आज हम बना लेते हैं। क्या वही बन जाएगा? देख लेते हैं। क्या डेट का डी मिल रहा है? दबा के पेन देखें, निकल रहा है। असल में सारी काउंटिंग है ना आपके पेन के अंदर है, अगर आपने प्रेस कर लिया तो। सर आप एक्सेप्शन है सर। इस केस में अब फंड्स कहां से यूटिलाइज होंगे सर? ऑन फंड्स एज इट इज है, लोन्स कंसिडर होंगे स्पेसिफिक, स्पेसिफिक या जर्नल? एक स्पेसिफिक हो जाएगा, एक जर्नल हो जाएगा। अज्यूमिंग बोथ लोन्स आर नाउ जर्नल। लोन्स अगर दो हैं जर्नल, तब भी कॉलम कितने बनेंगे? एक ही जर्नल के नाम से। इंडिविजुअली जरा टेबल ट्राई करें। ये बड़ा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना सही हुए हो तो बड़े बड़े आगे जाके क्वेश्चंस आते हैं जो स्टैंडर्ड्स मिक्स होके आएंगे। बहुत से स्टैंडर्ड्स आपस में मिक्स होके क्वेश्चन बनेगा। अगर अलग-अलग पहले चीजें सही क्लियर ना हुई हो तो मिक्स करके कभी वर्किंग नहीं हो पाएगी। इस तरह पॉसिबल नहीं है कि चंद सवालों का रट्टा लगा लिया और इंशाल्लाह वही आएंगे, और अगर खुदा ना खासा वो ना आए तो फिर अगली दफा वो आएंगे। तो बेहतर नहीं है कि इस टेंशन की बजाय अपनी तरफ से एफर्ट कर ली जाए और रब को साथ शामिल कर लिया जाए कि मौला जो मैं कर सकता था वो मैंने कर लिया है, बाकी करम करे अल्लाह। तो पहले अपनी तरफ से जो पॉसिबिलिटी है वो कर लें, रब भी देख रहा है, इंशाल्लाह मिलजुल के चीजें पूरी हो जाएंगी। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह, टेबल तो शुरू करें। ना करें इस तरह पूरी क्लास गायब हो जाएगी। बेटा मैं भी बना के सोचता हूँ जरा। मेरे साथ जो ये बड़ा मुश्किल सवाल है, मेरे जरा झूठ बोलना है जरा बीच में, तो मैं जरा सोच लूँ कहाँ तक मेरे लिए आसानी रही। टेबल बनाए सर, खुदा का नाम। मैंने भी आपके साथ ये शुरू किया है, मैं असल में पीआरसी में अभी। और बेटा बस करो, ऐसे नहीं बाज आ रहे आप लोग, फिर 3-4 क्लास से बाहर आ जाएंगे। कंप्लीट साइलेंस। अगर बना लिए तो हाथ दोनों खाली हैं, दबा के रखें, दूसरा भी इसके ऊपर, और मुसलसल मेरी तरफ देखें। जी सर जी, वंस अगेन अगर ओन्ड और जर्नल है तो पहले ओन्ड है, 5 जर्नल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, सेकंड पेमेंट 18 मिलियन। वाई फ्रॉम जर्नल पता मैं, अब स्पेसिफिक है ही नहीं यार, थे तो सही, नहीं खत्म नहीं हुए, अब स्पेसिफिक लोन है ही नहीं, खत्म ना कह दीजिएगा, पिछली रिक्वायरमेंट में खत्म हो गए थे, है ही नहीं। फर्स्ट अक्टूबर 16-15,
16 है, अच्छा 16 मिलियन। थर्ड पेमेंट 16 मिलियन, वाई फ्रॉम जर्नल, तो स्पेसिफिक भी तो है, सोच लें, बार बार सोच लें, स्पेसिफिक बहस में ही नहीं है, लोन्स हैं ही जर्नल। तो बेटा ये टेबल बनाने का मकसद होपफुली रेपिटेशन नहीं है, ऐसे आपको खुदा ना तंग करना मकसद नहीं है। ये जो पहला 5 मिलियन है ये आइडेंटिफाई होना चाहिए। एक्सपेंडिचर पूरा 20 मिलियन है, उस पूरे 20 मिलियन पे जनरल बोरिंग का रेट नहीं लग रहा है, उसमें से 15 मिलियन तो ओन फंड में से यूज हुआ है। अब ये तीन जो एक्सपेंडिचर आइडेंटिफाई हुए हैं, इनसे कैपिटलाइजेशन रेट ने मल्टीप्लाई होना है। तो आए इधर एक्सपेंडिचर्स लिखें, टेबल समझ आ गया सबको? तो वाई द टेबल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर्स का ब्रेकअप चाहिए होता है कि कहां से किस किस डेट पे हमारे जनरल बोरिंग्स की एक्सपेंडिचर्स हुए, जनरल बोरिंग में से एक्सपेंडिचर हुए। अमाउंट्स लिख लें, 5 मिलियन, एक मिनट जरा, 18 मिलियन एंड 16 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय, अब आ जाए कैपिटलाइजेशन रेट की तरफ। आजकल अगर आप नोट करें, मैं मुसलसल एक ही बात कर रहा हूँ, गेम ऑन है, और इसका मतलब यही है कि आप लोग प्लीज किसी ना सीरियस हो, ये वाकई अब सीरियस इशू स्टार्ट हो गए हैं। आप इन चीजों को प्लीज लाइटली ना लें। मैं मैक्सिमम कह सकूंगा, बार बार कह सकूंगा, रोज कह सकूंगा, करना किसने है, छा गए आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने ही इसका एंडिंग स्टेप लगाना है कि दैट इज डेली बेसिस पे पढ़ा जाए। कैपिटलाइजेशन रेट की जरूरत पड़ेगी सर? कितने जनरल लोन्स हैं? वो 3 है, 2 लोन्स हैं, जनरल लोन है, अगर एक से ज्यादा जनरल लोन हो तो डेफिनेटली वी नीड अ कैपिटलाइजेशन रेट। आ जाए कैपिटलाइजेशन रेट की वर्किंग करें। कैपिटलाइजेशन रेट कैपिटलाइजेशन रेट का फॉर्मूला लिखिएगा, लिखे लिखे अपने हाथ से लिखें। कैपिटलाइजेशन रेट का फॉर्मूला ज़हन में लाएं, इंटरेस्ट इंकर्ड, इंटरेस्ट इंकर्ड बिल्कुल ठीक है, डिवाइड बाय वेटेड बोरिंग्स वेटेड बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग, वेटेड बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग, एवरेज बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग। अब इसका कॉन्सेप्ट काइंडली फाइनल कीजिएगा मेरे साथ यार, आ जाए दोबारा पर पॉइंट नंबर 2 में। वंस अगेन पेशेंस, काइंडली प्लीज पेशेंस, ऐसे बोर्ड से देख के लिखना ना शुरू हो जाएगा, पहले सुनिएगा मेरी बातें सारी। फर्स्ट लोन कितना था? 32 मिलियन। कब लिया था? अब मेरे वर्ड्स गौर से सुनते जाइएगा, मैं कुछ पिछले क्वेश्चन में भी जाने लगा हूं। 1 मार्च को लिया था, ड्यूरिंग द रीपे नहीं हुआ, दिस लोन रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग फॉर 306 डेज। सेकेंड लोन 1 अगस्त पे लिया, 10 मिलियन है, दिस लोन रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग फॉर 153 डेज। जब आप कैपिटलाइजेशन रेट निकाल रहे होते हैं, तब आपने जनरल बोरिंग्स के लोन्स का आउटस्टैंडिंग पीरियड देखना है, उनका इंटरेस्ट रेट देखना है, और कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करते हुए कमेंसमेंट डेट, सीज डेट, सस्पेंशन पीरियड कंसिडर नहीं करना है। वो बाद में जब रेट आ जाएगा तो उस वक्त हम वर्किंग करेंगे। तो फाइनली ये वाला जो पॉइंट है आप 1-2 दफा कर चुके हैं, मैं जरा वहां भी आपको पहले दिखा दूं। क्वेश्चन नंबर 9 ढूंढना है, किया तो अपने घर वाले रजिस्टर में है, लेकिन वो गलती से शायद आ चुका है, क्योंकि घर वाला रजिस्टर का ही एक और नाम क्लास वाला रजिस्टर है। इट इज अनदर नेम ऑफ। क्वेश्चन नंबर 9, बल्कि इसको छोड़ें, आप सिर्फ सवाल देखें, आंसर होपफुली मेरा ख्याल है कहीं इधर उधर हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर आगे। लोन 3 थे ए बी सी के शायद नाम से। ये तीनों लोन्स ढूंढते रहेगा जो मैं बोल रहा हूँ, तीनों लोन्स पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहे। आपने जब वर्किंग की होगी तो आपने कोई स्टार्टिंग पॉइंट 1 अप्रैल जहन में नहीं रखा, ढूंढे 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 सवाल में। सीज डेट 31 अक्टूबर जहन में नहीं रखा, आपने पूरे साल का इंटरेस्ट लिया है और पूरे साल के आउटस्टैंडिंग बैलेंस से डिवाइड किया है। हाँ, जब रेट आया है उस रेट को मल्टीप्लाई करते हुए आपने यकीनन कंसिडर किया कि एक्सपेंडिचर से लेके सीज डेट तक आना है और बीच में अगर कोई सस्पेंशन है तो उसे कंसिडर करना है। मैंने क्या कहा है, रेट कैलकुलेट करते हुए, कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करते हुए क्या कंसिडर नहीं करना। इस क्वेश्चन के जो एक नोट लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के नीचे एक नोट लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट के नीचे, while calculating capitalization rate on only consider what and what, outstanding loan and its time period, and rather than what, पूरा 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 पढ़ना पूरा। मेरी इस बात का हरगिज़ से मतलब नहीं कि कंसिडर नहीं करना, किस वक्त कंसिडर नहीं करना, हाँ कब कंसिडर करना है वो भी मैं बताता हूँ, वो मैं भी बताता हूँ। यहाँ तक जरा वर्किंग अब देखें आप, ठहर जाए देखना को क्या है मैंने। लोन 1 32 मिलियन। अच्छा बेटा मैं जरा फिगर्स लिखूंगा, आप फिर अगर चाहेंगे बाद में तो सॉल्व करके लिख लीजिएगा। मैं जरा उसकी वर्किंग लिखने लगा हूँ कि वर्किंग होनी कैसे। 32 मिलियन, 32 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 13% मल्टीप्लाइड बाय 306 माइनस, यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं, 306 डिवाइड बाय 365। ठहर जाएं नहीं गए ठहरे, प्लस का निशान आपने देख के लगाया है, रुक जाएं, सेकंड लोन पे जाएं, लोन की अमाउंट बताएं, मल्टीप्लाइड बाय रेट बताएं, 11% के मंथ डेज बताएं। 153 डेज में वैसे भी वो सस्पेंशन नहीं आ रही है, वैसे भी नहीं आ रही है, आ भी रही होती तो उसे यहाँ कंसिडर नहीं करना। 153 डिवाइड बाय 365। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से बात जरा डिटेल में करना चाह रहा हूँ, इसकी बेस देखें, क्या बेस में पूरा 32 मिलियन, जितने अरसे का टाइम, जितने अरसे का इंटरेस्ट लेंगे अकॉर्डिंगली उतने अरसे में वेट करेंगे। अभी तक जितने क्वेश्चंस हो रहे थे जहां ये वेटिंग प्रॉब्लम आ रहा था, हमें मंथ्स में कर रहे थे, यहाँ अगर डेज में इंटरेस्ट है तो मल्टीप्लाइड बाय बताएं, फाइनल बताएं 306। जिस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट लेंगे उसी टाइम पीरियड में प्रिंसिपल को वेट करेंगे, प्लस फाइनल बता दें 10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 153 बाय, सबको याद आ रहा है। अगर पूरे साल का बड़ा इंटरेस्ट होगा पूरे साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आएगा, और अगर लेस देन 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा तो अकॉर्डिंगली जितना टाइम पीरियड का इंटरेस्ट है उसी टाइम पीरियड में वेट करके फिगर सॉल्व करेंगे। जी फिगर आप लिख लें, सॉल्व करके लिखनी है वो लिख लें, फाइनली फिर एक रेट निकालो। एक मिनट, मैं अपनी तरफ से इतनी मुश्किल बात करता हूँ, आप इतनी आसानी से समझ लेते हैं, अल्लाह मुझे भी ऐसा बना मौला। रहने दे यार। नहीं आप हैं माशाल्लाह तेज, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो हमारी तेजी है ना वो बस गलत तरफ चली गई है, उस तेजी को तो वापस इधर लाना। अगर पढ़ाई के अलावा कोई बात ना भी हो तो आपको पता चल जाता है अब क्या होनी है। हाँ असूल ये है कि पढ़ाई से रिलेटेड बात ना हो, अगर पढ़ाई से रिलेटेड है तो 2 + 2 = 4 रिपीट कर दें। आ गए सर, कंप्लीट कर, बड़े अच्छे बात आप आए ना, इसलिए मैंने जरा जरूरी समझा कि अप्रिशिएट हो जाए जरा। ये जब कभी कभी आके सिलेबस कंप्लीट कर लेते ना, ये मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग न्यूज़ है, और आप भी फुली कॉन्फिडेंट होते हैं, आपका रब पे भरोसा बहुत ज्यादा है पढ़ाई के हवाले से, देखी जाएगी अल्लाह मालिक है। ये ना आया इस दफा, ये ना आया, ये तो हरगिज ना आया, उसको देख लेंगे इंशाल्लाह। ये रहने देता हूँ, ये पिछली दफा आया था, और फिल्म को रह ना जाए, शायद फिर ना आए, फिर ना आए, मतलब
रेट की वर्किंग समझ आ गई? जो लोग लिख रहे हैं रेट, बेटा फाइनल टच दें जरा। बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की तरफ जाएं जरा, मंथ्स खुद से काउंट करें, डेज। फाइनल स्टेप जरा, इस कैपिटलाइजेशन रेट को फाइनली खुद से यूज करके वाइंड अप करें। खामोशी से प्लीज। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग वर्किंग से फाइनल है? लास्ट फिनिशिंग टच प्लीज। एक्सपेंडिचर्स का टाइम पीरियड अब गिनना है आपने, टेबल देख के। ठीक 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 जा रहा है काम। ये पीछे वाला महला भी इकट्ठा हुआ है, बेस्ट हो गया। मेरी क्लास के बाद आपकी क्लास तो नहीं होती? नहीं, नमाज के बाद फ्री होते हैं ना, घर जाके पढ़ना ही होता है ना। ये 12.73% रेट आ गया शायद। 7.2 है, 7.3 है यार। मेरा ख्याल मिस्टर हमजा सही राउंड ऑफ अगर किया जाए तो 7.3 तक आता है। 12.73। नहीं मुझे बस मंथ साहब ने बताने, बाकी तो आप वर्किंग करेंगे। जस्ट एक मिनट, नहीं आप कंप्लीट करें। 12.73%। ठीक है हमजा, चेक कर लो जरा यार। 2 के बाद जरा चेक कर लें, 7.2 के बाद मेरा ख्याल है सही राउंड ऑफ हो जाएगा। जी टेबल देख के अपना अपना प्लीज, अपना अपना। ये लास्ट लाइंस वालों ने करनी फिगर्स जरा मंथ्स बताने, सॉरी डेज बताने। कर ले कर ले कर ले। ये फर्स्ट एक्सपेंडिचर से नहीं, इसके इसका टाइम 306 बनता है, -61 205 306 में 61 माइनस किए। अब जब एक्सपेंडिचर से आगे चलना है आपने, तो इसमें फिर ऑब्वियसली आपने सस्पेंशन पीरियड भी देखना है, अगर कोई सीज डेट आ जाती है वो भी कंसिडर करनी है। ठीक है, अमाउंट आप निकाल लेंगे, अमाउंट की टेंशन नहीं, आगे चलो। ये काउंट करने पड़ेंगे मेरे ख्याल पहले काउंट नहीं हुए 1 अप्रैल से। नहीं जी टेबल में हुए, मैं जरा खुद से एक दफा देख लें। 275 बनता है टोटल, लेकिन इसमें भी जून जुलाई के 61 डेज आ रहे हैं। एक्सपेंडिचर 1 अप्रैल से ईयर एंड तक, लेकिन बीच में 2 महीने की सस्पेंशन, 61 डेज। 275 काउंट कीजिएगा प्लीज। और 1 अक्टूबर अगर है तो 92 बनते हैं शायद, और इसमें सस्पेंशन आई नहीं रही। एक मिनट 275 काउंट हो गए 1 अप्रैल से। 275 मार्च निकल गया ना बीच में, 21 दिन निकल गए, 31 सॉरी, 306 में से 31 निकल के 275 रह गए, या ऑनवर्ड्स काउंट कर लें। मुझे बस टोटल आंसर बताइएगा आपको, इकट्ठी कर लें सारी फिगर्स, मुझे फाइनल आंसर बस बताइए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली अपना आंसर भेजें सारे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, आपकी फिगर्स नहीं आ रही, आप लोगों ने कर ली सॉल्व?
जी सर, टोटल 2284 में टोटल लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा सही राउंड ऑफ करके। 2284,076। मिस्टर आशिम दोबारा फिगर देखें यार। टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इन केस दीज लोन्स आर जर्नल लोन्स। ये फाइनली एनी कंफ्यूजन है? करें, कंप्लीट करें। डेज में, मंथ्स में कोई इशू प्लीज? जी ये वो अमाउंट है सर बोरिंग कॉस्ट की, जो अगर आपने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती तो उसमें प्लस करते हैं आप। जी ठीक है दानिश, जज़ाकल्लाह। ये वो बोरिंग कॉस्ट की अमाउंट है जो आपके एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी अगर ये लोन्स जर्नल होते, और जो ऊपर वर्किंग हुई थी स्पेसिफिक वाली वो तब ऐड होनी थी अगर लोन स्पेसिफिक होते। चले बेटा इस तरह कीजिएगा, नोट है ये प्लीज। आज इस तरह करें, नया क्वेश्चन लेने की बजाय मैं 2-3 पिछले क्वेश्चंस के साथ जरा रिवीजन के लिए बताता हूँ। एक आध दिन पहले जरा रिवीजन कर लीजिएगा, साथ एक आध और क्वेश्चन करके फिर टेस्ट की तरफ भी आना। तो पहले आप इस तरह करें, आज क्वेश्चन नंबर 9 कर ली। क्वेश्चन नंबर 11 जो आज की है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो आगे आया था पेज नंबर 96 पे। क्वेश्चन नंबर 9, 11 और क्वेश्चन नंबर 3। रिवाइज जब भी मैं कहूँ ना तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपने दोबारा सॉल्व करना है, लेकिन इसका ये मतलब जरूर होता है कि आपने सारी फिगर्स कैसे आई हैं, क्यों आई हैं, वो सारी सॉल्व कैलकुलेट जरूर कर लें ताकि सही प्रॉपर्ली फिगर्स रिवाइज हो। चलिए आज इतना ही काफी, इंशाल्लाह कल नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नहीं वो फर्क पड़ेगा, तो वो तो फिर एग्जामिनर जिस तरह कहेगा वैसे आपने वर्किंग करनी। ये सिकंदर साहब एक दिन काफी है यार, घंटा लगेगा, 1 घंटे में हो जाएगा सारा रिवाइज। तो वो तो एग्जामिनर बताएगा ना, अगर आपने मंथ्स में करना है मंथ्स में करेंगे, ना बताए तो मंथ्स में करें, और अगर कहे तो बस डेज में।